हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो लास्ट टाइम पे बेटा जो लेक्चर नंबर 29 था, गलती से 28 ऊपर हमने लिख दिया था, वो 29 था। तो उसमें हम डीएनए पैकेजिंग वगैरह, फोल्डिंग वगैरह के बारे में बात किए थे, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल है, उसको जेनेटिक मटेरियल बनना है। जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसको क्वालिफाई करना है। ध्यान देना, कोई भी मटेरियल है उसको क्वालिफाई करना है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, क्या क्या खासियत होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि किसी भी मटेरियल में जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ए मॉलिक्यूल एक्टिंग एज जेनेटिक मटेरियल शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो उस मॉलिक्यूल के कुछ फॉलोइंग क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। मॉलिक्यूल को केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। जो मॉलिक्यूल है उसको केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना पड़ेगा। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जो मॉलिक्यूल है इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो अपना कॉपी प्रोड्यूस करे। रेप्लिकेशन के थ्रू अपना वो कॉपी, रेप्लिका मतलब कॉपी, अपना कॉपी जनरेट कर सके, बहुत सारा कॉपी बना सके। बहुत सारा कॉपी बनेगा तभी तो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, तो उसमें वो कॉपी ट्रांसफर होगा। शुड हैव स्कोप फॉर स्लो चेंजेस थ्रू म्यूटेशन। और जो जेनेटिक मटेरियल जो मॉलिक्यूल बनना चाहता है उसमें स्कोप होना चाहिए चेंजेस के लिए, लेकिन चेंजेस बहुत स्लो होना चाहिए। स्लो चेंजेस थ्रू म्यूटेशन मतलब वो अपने आप को म्यूटेशन के थ्रू चेंज कर सके, उसमें चेंज होने का कैपेसिटी होना चाहिए, लेकिन स्लो चेंजेस, फास्ट नहीं, स्लो चेंजेस की कैपेसिटी होना चाहिए। और इट कैन बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। जैसे मतलब जो मेंडेलियन कैरेक्टर है उसको वो कंट्रोल कर सके, उस टाइप के कैरेक्टर को, फिनोटाइप को कंट्रोल कर सके, ट्रांसफ़र हो सके अगली जनरेशन में, इस तरीके का होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे बेटा, डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए वर्सेस आरएनए दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डीएनए जो होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। वेयर एज आरएनए जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम वायरसेस। जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, एचआईवी है, इन सब में आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हम देखते हैं डीएनए और आरएनए दोनों कहीं ना कहीं इस क्राइटेरिया को काफ़ी हद तक फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आरएनए जो होता है, आरएनए आप देखिए, आरएनए इसका उल्टा है, केमिकली बहुत ही रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होता है। जो आरएनए है केमिकली बहुत रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल होता है। और आरएनए जो होता है उसमें बहुत ही तेज़ी से म्यूटेट करता है। आरएनए में इसमें लिखा है स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। आरएनए बहुत तेज़ी से म्यूटेट करता है। क्यों? क्योंकि आरएनए केमिकली बहुत रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये म्यूटेट बहुत तेज़ी से करता है। यही वजह है कि जो आरएनए वायरसेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो आरएनए वायरसेस ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, तो वो बहुत तेज़ी से खुद को बदल लेता है। तो आरएनए वायरसेस बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना लेता है। तो उसमें क्या होता है, आरएनए म्यूटेशन से बदल जाता है, तो म्यूटेशन से जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन भी डिफरेंट रहेगा। यही वजह है कि आरएनए वायरसेस के लिए कोई इफेक्टिव दवाई नहीं बन पाता है। जैसे एचआईवी हो गया, ऐसे ही आप कोरोना वायरस देखो, ये सब आरएनए वायरस है। कोरोना वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। तो ये बात है। अब देखिए ज़रा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2' OH, आरएनए में C2 पे OH होता है ना राइबो शुगर में, इसलिए। और ये जो OH है ये आरएनए को लेवाइल बना देता है, इजीली डिग्रेडेबल बना देता है। इसी से आरएनए डिग्रेड कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। और डीएनए इज स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एंड केमिकली लेस रिएक्टिव, हेंस बेटर एज जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए से ही बेटा, आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ थ्रू ए केमिकल मॉडिफिकेशन। आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन हुआ जिसको बोलते हैं रिडक्शन। उसके C2 पे जो OH था, OH का O हट गया और सिर्फ H रह गया, तो जिससे बन गया डीऑक्सी राइबोस शुगर।
तो आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब ध्यान देना, तो बेटर अगर हम बात करें कि ज़्यादा बेटर कौन है प्रॉपर्टी, बेटर है जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है और बहुत कम रिएक्टिव है। आरएनए बहुत अनस्टेबल है, आरएनए बहुत अनस्टेबल है और बहुत ही केमिकली रिएक्टिव है और अपने आप को ही डिग्रेड कर लेता है, तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा ये देखिए, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे डीएनए जो होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में। डीएनए बेटर है फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, एनसीईआरटी का लाइन है, डीएनए इज बेटर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। आरएनए मैसेंजर का काम करता है ना, तो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आरएनए में चला जाता है और आरएनए से फिर प्रोटीन में चला जाता है। तो डीएनए से इन्फॉर्मेशन आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन में जाता है। तो डीएनए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेटर है, लेकिन ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए बेटर है। डीएनए बेटर है स्टोर करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए इन्फॉर्मेशन को आरएनए बेटर है। आरएनए मैसेंजर का काम करता है। तो वैसे ही देखिए, डीएनए जो होता है, डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। डीएनए से सीधा प्रोटीन नहीं बनता, डीएनए से पहले आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, राइबोसोम वगैरह है, वो आरएनए के इर्द गिर्द घूमता है, आरएनए के आसपास इवॉल्व हुआ है। डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए के लिए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब देखिए आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर मैग्जम। वाल्टर मैग्जम ने आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस दिया था। वाल्टर मैग्जम ने ये बताया कि जो अर्लियर लाइफ फॉर्म इवॉल्व हुआ, ध्यान देना, अर्लियर लाइफ फॉर्म जो इवॉल्व हुआ, तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था, डीएनए था ही नहीं, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ करता था। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन क्योंकि वो केमिकली बहुत रिएक्टिव था, स्ट्रक्चरली अनस्टेबल था और उसमें C2 पे OH था जो अपने आप को डिग्रेड कर लेता था, लेवाइल होता था। तो आरएनए में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ केमिकल और आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ रिडक्शन के थ्रू, ऑक्सीजन निकल गया ना, तो आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ और डीएनए ज़्यादा स्टेबल था, केमिकली लेस रिएक्टिव था, इसलिए ज़्यादा बेटर था एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो नेचुरल सिलेक्शन ने डीएनए को सिलेक्ट कर लिया एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए ज़्यादातर अब यही दिखाई देता है। तो जब आरएनए का ज़माना था बहुत पहले, जब अर्लियर लाइफ फॉर्म में, तो एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स का हटना, ये सब आरएनए के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता था, ये सब आरएनए के आसपास ही इवॉल्व हुआ। आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी था और कैटलिस्ट भी था। राइबोजाइम का जब डिस्कवरी हुआ कैटालिटिक आरएनए का, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी था और कैटलिस्ट भी था, दोनों की तरह काम कर सकता था। और जब कैटालिटिक आरएनए का डिस्कवरी हुआ तब इस बात को बहुत ज़्यादा प्रूफ मिला कि आरएनए भी कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता है, मतलब वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। तो कैटलिस्ट में आप देखिए कैटालिटिक आरएनए का एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए राइबोन्यूक्लिएज P हो गया, एसएनआरएनए हो गया, स्नर्प एसएनआरएनए, ये स्प्लाइसिंग कराता है, स्प्लाइसिंग कराने में इन्वॉल्व है ये, ठीक है। ये हो गया पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, एसएनआरएनए बनाता है स्नर्प या स्प्लाइसियोसोम भी बोलते हैं इसको, स्नर्प या स्प्लाइसियोसोम। जो स्प्लाइसिंग कराता है उसमें एसएनआरएनए होता है। और पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज जो होता है ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम को जो लार्जर सब यूनिट होता है उसमें, जैसे बैक्टीरिया में देखिए 23S rRNA बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट में देखिए इन प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में ये 23 वाला 50S में होता है और यूकैरियोट में 60S है बड़ा वाला, तो उसमें आपको 28S rRNA मिल जाएगा। ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज का काम करता है। पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज का मतलब
ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम करता है। तो आरएनए भी कैटलिस्ट की तरह काम कर सकता था, तो ये जेनेटिक मटेरियल बन सकता था, ठीक है। तो क्योंकि आरएनए बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव था, स्ट्रक्चरली बहुत कम स्टेबल था, और आरएनए में यूरेसिल था, यूरेसिल कम स्टेबल होता है, 2' OH होता है C2 पे, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो डीएनए था, आरएनए से डीएनए बना रिडक्शन के थ्रू, उसके C2 पे H था सिर्फ। और डीएनए में थाइमिन होता है, थाइमिन में मेथाइल ग्रुप लगा होता है। थाइमिन क्या है? 5 मेथाइल यूरेसिल है, यूरेसिल पे थाइमिन लगा, तो डीएनए में थाइमिन है यूरेसिल के स्थान पे, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था। और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए ज़्यादातर केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से डीएनए अपने आप का रिपेयर भी करा सकता है। एक स्ट्रैंड ब्रेक कर गया, मिसमैच हो गया, तो दूसरा स्ट्रैंड है उसी का कॉम्प्लीमेंट्री वो बना लेगा, रिपेयर भी कर सकता है। जबकि आरएनए ज़्यादातर केसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आरएनए ज़्यादा स्टेबल था, ज़्यादा बेटर था एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ थ्रू अ केमिकल मॉडिफिकेशन जिसका नाम था रिडक्शन। तो आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ, ठीक है। आप इसको नोट कर लो बेटा, लिख लीजिए, फिर आगे हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन अब हम बेटा बात करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन डीएनए का ऑटोकैटालिटिक फंक्शन है, ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी है, जिसके थ्रू डीएनए अपना कॉपी बनाता है, कॉपी जनरेट करता है। रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस, मतलब डीएनए के ऊपर डीएनए का बनना। डीएनए खुद टेम्पलेट बन जाता है डीएनए बनने के लिए। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, या फिर हम बोलें सिंथेसिस ऑफ डीएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट पे डीएनए का बनना कहलाता है रेप्लिकेशन। इट अकर्स इन न्यूक्लियस। रेप्लिकेशन जो होता है वहीं पे होगा जहाँ डीएनए है, और यूकैरियोट में डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। रेप्लिकेशन डीएनए के एस फेज में होता है, रेप्लिकेशन सेल साइकिल के एस फेज में होता है। एस क्या है? सिंथेटिक फेज है ना, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन या सिंथेसिस होता है। तो सेल साइकिल के एस फेज में होता है, और ये न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोट में। जबकि प्रोकैरियोट में इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स, जबकि प्रोकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, वहाँ पे कोई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंट नहीं है। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, सारा का सारा प्रोसेस जो होता है वो सब साइटोप्लाज्म में ही होता है। द स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय वाटसन एंड क्रिक। जब वाटसन और क्रिक साहब व्हाइल प्रपोजिंग डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, जब वाटसन और क्रिक साहब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल रिप्रेजेंट कर रहे थे 1953 में, तभी उन्होंने एक स्कीम बता दिया था कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता होगा। तो स्कीम डीएनए रेप्लिकेशन का वाटसन और क्रिक साहब ने ही बता दिया था जब वो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो हेडिंग है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, और जब रेप्लिकेशन होना होता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बोथ द स्ट्रैंड्स सेपरेट एंड सर्व एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, न्यू स्ट्रैंड इन ईच जनरेशन। या हर एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में आप देखोगे जब जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा, 1 से 2 डीएनए बनेगा, और 2 में से बेटा एक वही पुराना वाला डीएनए होगा, एक नया डीएनए होगा। मतलब 2 में से एक पुराना डीएनए होगा, टेम्पलेट वाला पेरेंटल डीएनए, और एक नया डीएनए प्रोजेनी डीएनए होगा। मतलब हर बार आप देखोगे 2 से 4 बनेगा, तो उसमें आप देखोगे ना 2 डीएनए पेरेंटल होगा, 2 रिकॉम्बिनेंट होगा। मतलब हर बार आप देखोगे, हर एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड अगर पेरेंटल है तो दूसरा रिकॉम्बिनेंट है, मतलब दूसरा स्ट्रैंड आपको नया मिलेगा, एक पुराना वाला मिलेगा। मतलब हर बार एक पुराना जरूर रहेगा। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ, आधा संरक्षित रहेगा, कंजर्व रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। आधा डीएनए पुराना वाला ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इस बात को कई लोगों ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट करके। तो 1-2 वेरिफिकेशन हम बता रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो
कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो 2 एक्सपेरिमेंट हम आपको बताएंगे। एक तो मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही फेमस था, कोई इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आता है। तो इन्होंने प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। कैसे प्रूव किया? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई के ऊपर। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ई कोलाई। तो दे यूज्ड 2 रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। इन्होंने नाइट्रोजन के 2 रेडियोएक्टिव आइसोटोप का यूज किया। एक था N15, एक था N14। N15, N14 एक्चुअल में ये अमोनियम क्लोराइड यूज किए थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करा दिया सॉल्यूशन में। तो उसमें अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया के लिए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था। अमोनियम क्लोराइड में जो N था वो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था। सेल को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? जाहिर सी बात है, डीएनए बनाना है, डीएनए में नाइट्रोजन होता ही नाइट्रोजनस बेस, तो उसको नाइट्रोजन चाहिए, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो उन्होंने अमोनियम क्लोराइड में ग्रो कराया और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था उसको रेडियो लेबल कर दिया। एक तो N15 था, एक N14 था। N15 रेडियो आइसोटोप जो होता है नाइट्रोजन का, ये हैवी आइसोटोप होता है। N14 लाइट आइसोटोप होता है। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन है N है, ये N डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया डीएनए बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, तो नाइट्रोजन कहाँ से लेगा? सेल से ही लेगा। और सेल में इन्होंने अमोनियम क्लोराइड सप्लाई किया था। तो वो अमोनियम क्लोराइड से नाइट्रोजन को बैक्टीरिया क्या करेगा? अपटेक कर लेगा। तो वो नाइट्रोजन N14, N15 जाके उसके डीएनए से अटैच हो जाएगा। तो N15 हैवी होता है, N14 लाइट होता है, ठीक है, हल्का होता है। अब दे ग्रो ई कोलाई इन द NH4Cl मीडियम। NH4Cl इज द नाइट्रोजन सोर्स, ये नाइट्रोजन सोर्स है। और इन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कराया। इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन कराया। मतलब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन में क्या होता है कि सेंट्रीफिकेशन डेंसिटी के हिसाब से होता है। जो चीज़ हैवी होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो हल्का रहता है वो ऊपर रहता है, और जो हाइब्रिड रहता है, हल्का और हैवी दोनों के बीच का, वो बीच में आ जाता है। तो दे परफॉर्म्ड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया वर मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। बैक्टीरिया का जो डेंसिटी है वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे ये लोग मेज़र करते रहे, लेते रहे। तो आप इसको लिखिए, फिर हम बता रहे हैं कैसे इन्होंने कराया, कैसे इन्होंने सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। आप इसको नोट करिए एक बार। तो देखिए आप, ध्यान देना, दे ग्रोन E. coli bacteria is in N15 medium for several generations, and then transferred in N14 medium। N14 का मतलब लाइट मीडियम में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फिर उसका डेंसिटी भी लेते रहे, ठीक है, एंड डेंसिटी वर मेजर्ड। बैक्टीरिया का डेंसिटी मेजर करते रहे डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन के थ्रू। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जब उसको N15 मीडियम में ग्रो करेंगे तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड पे N15 आ जाएगा। तो ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, इसको N15 मीडियम में ग्रो कराए तो इसके दोनों स्ट्रैंड पे, डीएनए में दोनों स्ट्रैंड पे N15 आ जाएगा। दोनों स्ट्रैंड पे
N15 आ जाएगा, दोनों डीएनए इसका हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अब उसके बाद इसका फर्स्ट जनरेशन बैक्टीरियम बाइनरी फिजन 20 मिनट में होता है, ठीक है। तो उसके पहले बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। तो फर्स्ट जनरेशन N14 में ग्रो कर दिया, N14 मीडियम में ग्रो कर दिया, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है जिसके दोनों स्ट्रैंड पे N15 है, क्योंकि वो कई जनरेशन तक हैवी मीडियम में ग्रो किया है। अब उसको ट्रांसफर कर दिया N14 मीडियम में, लाइट वाले मीडियम में। तो 20 मिनट में बैक्टीरिया मतलब बाइनरी फिजन से डबल होगा, इसका डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। उसके पहले हेलिकेज एंजाइम डीएनए को खोलेगा। तो इन दोनों डीएनए को अनबाइंड करो, ये आपने अनबाइंड कर दिया। अब इस पे तो N15 लगा हुआ है, N15 इस पे भी लगा हुआ है, लेकिन N14 मीडियम में रखे हैं। तो जो नया डीएनए बनेगा उस पे तो 14 आएगा ना, जो नया डीएनए बनेगा उस पे तो N14 आएगा। अब बताइए, अब पहले जनरेशन बाद जो डीएनए आपको मिला 15-14 मतलब ये हाइब्रिड मिल गया, हैवी लाइट दोनों मिल गया इसमें, हाइब्रिड 100% हाइब्रिड, दोनों डीएनए हाइब्रिड था। अब सेकंड जनरेशन फिर से इसको अगले 20 मिनट मतलब शुरू से लेके अब तक 40 मिनट फिर से इसको N14 मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, N14 मीडियम में फिर से ट्रांसफ़र कर दिया। अब बताइए, पहले इन दोनों का रेप्लिकेशन कराओ, हेलिकेज एंजाइम इनको खोलेगा, इनको भी खोलेगा। तो शुरू में 2 टेम्पलेट थे, अब 4 टेम्पलेट मिल जाएंगे इनको, 4 से 8 स्ट्रैंड बनेगा, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बना, 2 से 4 डीएनए बनेगा। तो इनको पहले अनबाइंड करो, ये अनबाइंड आपने किया इनको, ये और ये अलग हो गया। ऐसे इसको भी अनबाइंड करिए आप, ये और ये अलग हो गया। अब आप देखिए वाइट वाले पे क्या था, वाइट वाले पे N15 है, ग्रीन वाले पे हमने N14 दिखा रखा है, N14। और क्योंकि इसको रेप्लिकेट N14 मीडियम में ही करना है, तो इनके साथ जितने भी स्ट्रैंड बनेंगे नया अब रेप्लिकेशन वाले, वो नए स्ट्रैंड बनेंगे और इनमें N14 होगा। ये देखिए, तो इस पर दिखा दीजिए N14 और N14। तो देखिए ये बन गया हाइब्रिड, ये दोनों बन गए, सॉरी ये है लाइट, ये बन गया हाइब्रिड, ये बन गया लाइट। मतलब 2 हाइब्रिड 2 लाइट, हाइब्रिड और लाइट का जो रेशियो है 1:1 है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डीएनए डबल स्ट्रैंड था, ओपन हुआ, दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करेंगे। और ये एक देखो वाइट वाला पुराना वाला और एक नया वाला, एक पुराना एक नया, मतलब 2 स्ट्रैंड बन रहे हैं तो उसमें एक पुराना वाला जरूर होगा, एक नया तो एक पुराना जरूर होगा। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, एक पुराना जरूर रहेगा। यहाँ भी देखिए, ये पुराना वाला ये नया, ये पुराना ये नया, ये पुराना ये नया, ये पुराना एक नया, मतलब एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया जरूर बनेगा। और अगर हम साथ में इनका सेंट्रीफिकेशन कराते जाएं, ई कोलाई का सेंट्रीफिकेशन कराते गए, तो जिनका डीएनए हैवी था, क्योंकि इसका डीएनए हैवी है, तो ये देखिए सेंट्रीफिकेशन कराया इसको, तो ये जाके ना नीचे बैठ गया, हैवी था ना ये नीचे बैठ गया, ये हैवी था, हैवी का मतलब N15 दोनों डीएनए पे था। और यहाँ पे हाइब्रिड था, तो हाइब्रिड वाला ना हैवी था एकदम ना लाइट था, तो जाके वो बीच में चला जाएगा, ये बीच में चला जाएगा, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड। तो वो ई कोलाई जिसमें हाइब्रिड डीएनए था वो बीच में आ जाएगा ना, उसमें N15 और N14 दोनों था, वो बीच में आ गया। और इधर पे आप देखिए हाइब्रिड और लाइट दोनों मिला, हाइब्रिड और लाइट दोनों मिला, तो हाइब्रिड वाला तो बीच में रहेगा,
और लाइट वाला एकदम ऊपर आ गया, लाइट वाला, तो ये लाइट वाला है, ये बीच वाला हाइब्रिड है। तो N14 N14 दोनों स्टैंड पे था वो लाइट का, और हाइब्रिड का एक पे N15 होगा, दूसरे पे N14 होगा, ये हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड है। तो इससे प्रूव हो गया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था टेलर का एक्सपेरिमेंट, टेलर्स एक्सपेरिमेंट। टेलर साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने भी यही प्रूव किया। ही ऑल्सो प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया ऑन फाबा बीन्स, लेग्यूम है ये, वीसिया फाबा साइंटिफिक नेम है, वीसिया फाबा। इसके ऊपर किया बाय यूजिंग ट्रीसिएटेड थायमिडिन, रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज किया, और प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ऐसे लिखते हैं, रेडियो एक्टिव थायमिडिन, ट्राइटियम होता है ना, ट्राइटियम का यूज किया, रेडियो एक्टिव थायमिडिन का यूज किया, और ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। आप इसको लिख लीजिए। एंजाइम एंड मशीनरी ऑफ रेप्लिकेशन, ध्यान देना, यहाँ पे हम जो डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम्स यूज होते हैं, मशीनरी यूज हो रहा है, उसका हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंजाइम का नाम जो हम बता रहे हैं उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, पूरा नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना, जो चीज़ बनना है उसका पॉलीमरेज होता है, और जिससे बनता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनना होता है, तो एंजाइम क्या होगा, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए बन रहा है तो डीएनए का पॉलीमरेज होगा, और डीएनए से बन रहा है तो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है, ये मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है बेटा, ये आप देखिएगा, मेन एंजाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो सबसे मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। ये वेरी एक्यूरेट है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही प्रोसेसिव एंजाइम है, क्योंकि इसको पूरे जीनोम का कॉपी बनाना है, दोनों स्ट्रैंड का कॉपी बनाना है, और वो भी पूरे डीएनए का, तो बहुत फास्ट और एक्यूरेट होना पड़ेगा। एक्यूरेट क्यों, फास्ट और एक्यूरेट क्यों, एक्यूरेट इसलिए क्योंकि कोई भी गड़बड़ी अगर हुआ, रेप्लिकेशन के टाइम पे कोई भी गड़बड़ी हुआ या मिसमैच हो गया तो तुरंत म्यूटेशन हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज को एक तो बहुत लंबा डीएनए, इसको बहुत बड़ा डीएनए इसको कॉपी करना है, और दूसरा बहुत तेज़ी से करना है, तो इसको बहुत फास्ट और एक्यूरेट दोनों होना पड़ेगा। तो ये दोनों होता है, क्योंकि अगर कोई भी मिसमैच हुआ तो म्यूटेशन हो जाएगा, इसलिए एक्यूरेसी जरूरी है। तो वेरी एक्यूरेट एंड फास्ट एंड प्रोसेसिव एंजाइम। कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो या रेप्लिकेशन हो या ट्रांसलेशन हो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तीनों प्रोसेस 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोट में मेनली 3 टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है। 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेज आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया में ना 3 टाइप के हैं डीएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इनके पास क्या क्या एक्टिविटी हम बता दें। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे आर्थर कोर्नबर्ग,
KORNBERG, आर्थर कोर्नबर्ग, उन्होंने सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया था, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज को देखिए कोर्नबर्ग एंजाइम भी बोला जाता है। एक्टिविटीज क्या क्या है इस एंजाइम के पास? 3 एक्टिविटीज है, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। पहला है 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन होता है 5' से 3' पे, तो डीएनए पे ये 5' से 3' एंड की तरफ चलेगा। और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, अगर कहीं पर डीएनए में इसको गड़बड़ी मिल रहा है, कोई डैमेज है, तो रेप्लिकेशन के ही डायरेक्शन में डीएनए को ये डैमेज करके उसको ठीक कर सकता है। उसी डायरेक्शन में जैसे इस एक्टिविटी के थ्रू ये 2 काम करता है। दिस एक्टिविटी इज यूज्ड फॉर डीएनए रिपेयर एंड रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर्स एट लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन अभी हम आगे बात करेंगे, एक होता है लीडिंग और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो डीएनए में जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स बनते हैं, तो उनको रिमूव करने का काम, कट करके रिमूव करने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ही करता है बाय द हेल्प ऑफ 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से वो आरएनए प्राइमर को कट कर देता है और हटा देता है लैगिंग स्ट्रैंड से। और ये जो सेकंड एक्टिविटी है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हर एक डीएनए पॉलीमरेज के पास होता है। हर एक डीएनए पॉलीमरेज के पास ये एक्टिविटी है, क्योंकि यही तो पॉलीमराइजेशन है, यही तो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन है। एक डीएनए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे डीएनए पे ऐड करना होता है एक करके, उसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। रेप्लिकेशन को ही बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। तो रेप्लिकेशन में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, जो न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे एक एक ऐड होते रहेंगे और टेम्पलेट डीएनए उसका इन्फॉर्मेशन देगा। ए है तो टी आएगा, जी है तो सी आएगा, ऐसे ना। तो इसी एक्टिविटी के थ्रू डीएनए पॉलीमराइजेशन या रेप्लिकेशन एक्टिविटी होता है ये वाला। और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है? इसका मतलब ये है कि जब एक बार पॉलीमराइजेशन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए पे 5' से 3' एंड की तरफ रेप्लिकेशन करते हुए चला गया। मान लीजिए 5' से 3' ये चल रहा है, रेप्लिकेशन हो गया। अब वो उल्टा 3' से 5' की तरफ चलेगा, एक एक बेस पेयर को चेक करते हुए चलेगा कि कहीं पे कोई मिसमैच तो नहीं हो गया। मान लो टेम्पलेट पे टी था, गलती से जो नया स्ट्रैंड बना उस पर जी आ गया, तो गलत हो गया ना, मिसमैच हो गया, ऐसे तो म्यूटेशन हो सकता है। तो डीएनए पॉलीमरेज अपनी इस एक्टिविटी के थ्रू 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू, 3' to 5' क्यों बोला? क्योंकि 3' से 5' की तरफ उल्टा जा रहा है, रेप्लिकेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, जिधर से रेप्लिकेशन हुआ था। तो वहाँ पे वो जो मिसमैच न्यूक्लियोटाइड था उसको कट करके हटा देता है। तो इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। वो कोई चीज़ बनाने के बाद चेक करना कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। जैसे आप एग्जाम में गोले भरते, तो गोले भरने के बाद आप सर्कल फिल करने के बाद चेक करते हो कहीं गलत तो नहीं हुआ, तो प्रूफ रीडिंग बोलते हैं उसको। दिस एंजाइम ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट ड्यू टू 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। दूसरा एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम होता है, बेटा देखना, जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम होता है, इसके पास 2 एक्टिविटी है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये वाला एक्टिविटी सिर्फ इसी के पास, फर्स्ट के पास ही होगा, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस वाला। बाकी ये दोनों एक्टिविटी तो है सबके पास लगभग। तो 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है। और 5' to 3' पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी सबके पास होता है। तो इस एक्टिविटी से ये ऐड करता है 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट थ्रू दिस एक्टिविटी। मतलब बहुत स्लो टाइप का ये है, 50 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा है। पहला वाला 1000 न्यूक्लियोटाइड कर रहा था। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है बेटा, ध्यान देना। बैक्टीरिया में मेन रेप्लिकेशन कराने वाला एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। और इसके पास भी सेकंड की तरह 2 एक्टिविटी है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ये वाला नीचे वाला प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, प्रूफ रीडिंग। तो फर्स्ट वाले एक्टिविटी के थ्रू ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है और ये ऐड करता है, ऐड 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। ध्यान देना, 2000 बेस पेयर मतलब 4000 बेसेस, 4000 न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड करेगा, 2000 बेस ऐड करेगा, बेस पेयर ऐड करेगा पर सेकंड। 10 कंप्लीटिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ई कोलाई का डीएनए, ई कोलाई में कितने बेस पेयर? 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट ई कोलाई। तो इतने बड़े जीनोम को
सारे डीएनए को रेप्लिकेट करा देगा इस रफ्तार से 18 मिनट के अंदर। जाहिर सी बात है 20 मिनट में बैक्टीरिया डबल हो जाता है, तो रेप्लिकेशन तो पहले ही होना पड़ेगा ना, तो 18 मिनट में कंप्लीट करा देता है। तो ये मेन, सबसे मेन एंजाइम यही था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड सबसे मेन पॉलीमरेज यही था, और ये इसका स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त है। तो प्रोकैरियोट में मेनली 3 डीएनए पॉलीमरेज होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और एक चीज ध्यान देना बेटा, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की, तो यूकैरियोट में 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेज होते हैं इन यूकैरियोट्स में। क्या क्या? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन ये होता है। और इसमें ये जो डेल्टा होता है, डेल्टा ये मेन पॉलीमरेज है, मेन डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स में मेनली ये डेल्टा वाला यूज होता है, और प्रोकैरियोट में मेनली थर्ड वाला, क्योंकि दोनों का स्पीड बहुत तेज है ना। ये जो गामा वाला है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखिएगा, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट फॉर डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या है? डीएनटीपीज होता है, डीएनटीपीज। जो डीएनटीपीज होता है पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। 3 फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपी जो होता है ये डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट है। ये 4 टाइप का है। इन मतलब कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, और डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो देखिए डी एटीपी, ए मतलब एडेनिन, डी जीटीपी, जी मतलब गुआनिन, डी सीटीपी मतलब साइटोसिन, डी टीटीपी मतलब थाइमिन। तो ये ए, जी, सी और टी, तो ये 4 है। डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ ये ध्यान देना कि ये जो डीएनटीपीज होता है, डीएनटीपीज सर्व एज डुअल रोल। इनका 2 काम है, डुअल पर्पज, इनका डुअल काम है, डुअल रोल है इनका, डुअल पर्पज है। एक तो ये एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए सबस्ट्रेट का काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट होगा। और दूसरा, डीएनए पॉलीमरेज को ये एनर्जी देगा, डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को एनर्जी देगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा है प्रोवाइड एनर्जी टू डीएनए पॉलीमरेज फॉर पॉलीमराइजेशन, रेप्लिकेशन करने के लिए, रेप्लिकेशन करने के लिए एनर्जी डीएनटीपी ही देता है। तो बेटा एक चीज़ ध्यान देना, ये जो डीएनटीपीज होता है ये आता तो डीएनटीपी के फॉर्म में है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, लेकिन इसके ऊपर एक एंजाइम काम करता है फास्फोराइलेज। तो इसमें जो 3 फॉस्फेट है, अल्फा, बीटा, गामा, 3 फॉस्फेट जो होता है
जो 5वें कार्बन पे 3 फॉस्फेट लगा होता है, तो ये अल्फा बीटा गामा, तो ये बीटा और गामा अल्फा फॉस्फेट पे ये अटैक करता है और अल्फा और बीटा के बीच में जो लिंकेज है इसको ब्रेक कर देगा, 2 फॉस्फेट निकाल देगा, 2 फॉस्फेट निकाल देगा है ये। तो आप देखिएगा 2 फॉस्फेट इससे जब निकल जाएगा तो पीपीआई लिख दें या आईपीपी लिख दें, बात एक ही है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख सकते हो, आईपीपी भी लिख सकते हो ना, बात एक ही है। 2 फॉस्फेट निकल जाता है और ये क्या बचता है, DNMP, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। ATP था, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में था, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में, DNTP था, मोनोफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, एडेड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ऐड हो जाएगा, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में आया था, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में ये जुड़ जाएगा ना, एडेड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या एडेड इन DNA चेन, DNA के चेन में ऐड हो जाएगा। और ये जो फॉस्फेट निकला है यही फॉस्फेट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा DNA पॉलीमरेज को, ठीक है। तो DNTP एक तो सबस्ट्रेट का भी काम करता है, जैसे बोलते हैं ना, एक स्टैंड पे टेम्पलेट पे A है तो सामने T आएगा, T मतलब ये आएगा, DTTP आएगा TTP के फॉर्म में, लेकिन जुड़ेगा DTMP के फॉर्म में। टेम्पलेट पे C है तो आएगा क्या, DGTP आएगा, नए वाले स्टैंड पे आएगा GTP के फॉर्म में, लेकिन जुड़ेगा GTMP के फॉर्म में, आएगा GMP के फॉर्म में, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा, 2 फॉस्फेट निकलेगा, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में जुड़ेगा ना, इस तरीके से होता है। तो ये DNA पॉलीमरेज हो गया, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले एंजाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए। तो DNA पॉलीमरेज एंजाइम के बाद अब हम बात करते हैं सेकंड एंजाइम है जो रेप्लिकेशन में यूज होता है, DNA हेलिकेज। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जो DNA हेलिकेज एंजाइम होता है, हेलिकेज एंजाइम ये अनजिपर है, अनजिपर या अनवाइंडर, ये DNA को अनवाइंड करता है, DNA को ओपनिंग करता है DNA का। तो आप देखिए ये DNA डबल हेलिक्स है, तो रेप्लिकेशन करने के लिए DNA को पहले दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा। तो हेलिकेज एंजाइम जो होता है ये DNA के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। तो हेक्सामेरिक प्रोटीन या एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द अनवाइंडिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स इन ATP डिपेंडेंट मैनर बाय ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है, देखिए इसमें 6 सब यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 सब यूनिट है। ये हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, तो ये DNA के स्ट्रैंड पे बाइंड करेगा और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेटा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है DNA में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने लगता है, जिससे DNA के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं ना। तो ये ओपन होता चला जाता है। और फिर एक प्रोटीन आता है SSB प्रोटीन, ये आप देखिए ज़रा, एक प्रोटीन होता है SSB प्रोटीन, इसका पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये करता क्या है ना, अब मान लीजिए हेलिकेज एंजाइम ATP खर्च करा देता है, ATP से एक फॉस्फेट निकल जाता है, ADP खर्च बन जाता है, तो ATP ये खर्च कराता है। अब मान लीजिए हेलिकेज एंजाइम क्या किया, DNA को अनवाइंड कर दिया और अनवाइंड करते हुए जा रहा है और पीछे से फिर से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर ओपनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो SSB प्रोटीन जो होता है ये टेट्रामेरिक होता है, 4 सब यूनिट होता है इसमें। ये क्या करता है, DNA के किसी एक स्ट्रैंड से, नाम पड़ गया सिंगल स्ट्रैंड, DNA के किसी एक स्ट्रैंड से बाइंड कर जाएगा और उसको इससे जुड़ने से रोकेगा, प्रिवेंट रीबाइंडिंग ऑफ DNA, क्योंकि अगर DNA रीबाइंड कर जाएगा तो हेलिकेज के ओपन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन DNA के एक स्ट्रैंड से बाइंड करता है और DNA को रीबाइंड करने से रोकता है, तो इसका नाम है SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज DNA, ये DNA को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज DNA एंड प्रिवेंट इट्स रीबाइंडिंग, ताकि ये दोनों फिर से ना पीछे से बाइंड कर जाए। स्टेबलाइज DNA एंड प्रिवेंट इट्स रीबाइंडिंग, दोबारा से बाइंड करने को रोकेगा। और बेटा आप देखो,
जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए को ओपन कर रहा था तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है डीएनए के खुलने की वजह से आपको जो बना है, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क, इसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। तो आप सोचिए जब हेलिकेज एंजाइम यहाँ से ओपन कर रहा होगा तो जिधर से ओपन करेगा उसके ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में डीएनए सुपर क्वाइल्ड हो जाएगा। ध्यान दो, सुपर क्वाइल्ड, यहाँ से ये ओपन कर रहा है और आप दो रस्सी, कोई रस्सी है, इसके दोनों धागे को नीचे से खींचो तो ऊपर एकदम प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा, रस्सी और ज़्यादा क्वाइल्ड हो जाएगा। तो ये डीएनए देखिए ना, डीएनए यहाँ पे इसकी तुलना में यहाँ डीएनए बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड हो गया, इसको बोलते हैं सुपर क्वाइल्ड या टेंस डीएनए। डीएनए एकदम सुपर क्वाइल्ड हो गया, टेंस हो गया है। ऐसे तो रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़े इसके लिए क्या करता है, एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए में कट मार देता है यहाँ से ना। अच्छा, टोपो आइसोमरेज को ऑल्सो कॉल्ड डीएनए गायरेज, इसको डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। इन बैक्टीरिया, यूकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में इसके डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। तो ये जो टोपो आइसोमरेज है डीएनए के एक स्ट्रैंड पे या दोनों स्ट्रैंड पे ये कट मार देता है। जो टोपो आइसोमरेज है कट एंड रीजॉइंस, ये कट करा देगा, रीजॉइंस वन और बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए and removes सुपर क्वाइलिंग, डीएनए से सुपर क्वाइलिंग को रिमूव करता है, डीएनए को रिलैक्स करता है, रिलैक्स। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड को ये कट कर देगा या दोनों को कट कर देगा। कट करने के बाद डीएनए में इतना ज़्यादा जो सुपर क्वाइलिंग है, ज़रूरत से ज़्यादा जो डीएनए इतना घूमा हुआ है, क्वाइल्ड हुआ है ना, ये क्वाइलिंग अपने आप कम हो जाएगा और जब कम हो जाएगा तो उसको फिर से ले जाकर सील कर देगा। तो देखिए ये क्वाइलिंग क्या हुआ, कम हो गया ना। तो एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड को कट करके उसको रिलैक्स कर देगा, ढीला कर देगा, फिर से सील कर देगा। तो यहाँ डीएनए क्या हो गया, ये डीएनए हो गया रिलैक्स्ड डीएनए। सुपर क्वाइलिंग जो था ना, सुपर क्वाइलिंग क्या हो गया, कम हो गया। तो दूसरे के बाद तीसरा एंजाइम आ गया, हमने बता दिया यहाँ पे डीएनए टोपो आइसोमरेज। ये डीएनए टोपो आइसोमरेज। तो टोपो आइसोमरेज का काम क्या था, डीएनए के एक स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड को कट करके क्वाइलिंग को कम करके फिर से जोड़ देना। तो ये टोपो आइसोमरेज का काम था। आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आगे और बताते हैं, तो आप इसको लिख लीजिए। आरएनए प्राइमेज एंजाइम। आरएनए प्राइमेज एंजाइम जो होता है बेटा, अ टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आरएनए प्राइमेज एंजाइम होता है, एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ये क्या करता है, डीएनए के किसी एक टुकड़े को, डीएनए के एक स्ट्रेच को क्या करता है, ये टारगेट करता है। जो आप देखोगे डीएनए के एक स्ट्रेच को ये टारगेट करेगा और ये छोटा सा आरएनए टुकड़ा बना देता है, जिसको हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। तो अ टाइप ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स। प्राइमर क्या है, 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग शॉर्ट आरएनए सीक्वेंस होता है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। एक्चुअल में डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद डीएनए रेप्लिकेशन शुरू नहीं करा पाता है। रेप्लिकेशन के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड। सिंगल आरएनए प्राइमर एट लीडिंग स्ट्रैंड एंड मैनी आरएनए प्राइमर्स प्रेजेंट एट लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड पर सिर्फ एक आरएनए प्राइमर होता है और लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे आरएनए प्राइमर होते हैं। डीएनए लाइगेज एंजाइम को मॉलिक्यूलर ग्लू या सेच्योर भी बोलते हैं। लाइगेशन मतलब जोड़ने का काम करता है। तो क्या है, इन्वॉल्व्ड इन द ज्वाइनिंग ऑफ 5 प्राइम फॉस्फेट टू द 3 प्राइम OH ऑफ डीएनए। ये डीएनए के 5 प्राइम फॉस्फेट को
3 प्राइम OH से जोड़ने का काम करता है, लाइगेशन का काम करता है DNA लाइगेज एंजाइम। एंजाइम सारे खत्म हो चुके हैं। एक टर्म यूज होता है ओराइसी। ओराई क्या है? ओराइसी को रेप्लिकॉन भी बोलते हैं। ओराई का फुल फॉर्म है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। सी का मतलब होता है सेल, सेलुलर। ओराइसी को रेप्लिकॉन भी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। क्या है ये? द एटी रिच, ये एटी रिच होता है, एटी रिच, एडिन थाइमिन रिच है, एटी रिच सीक्वेंसेस इन DNA फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। DNA में जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, बेटा ध्यान देना, DNA में जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उस पर्टिकुलर जगह को हम बोलते हैं ओराई। ठीक है। सिंगल ओराई प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, वेयर एज मल्टीपल मतलब थाउजेंड्स में, हजारों में, मल्टीपल ओराई प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओराई प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल ओराई होता है। इन रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप पढ़ते हो बायोटेक, इन RDT वेक्टर्स आर प्रोवाइडेड। RDT में, बायोटेक में आपने वेक्टर पढ़ा होगा, जिसमें वेक्टर में ओराई लगा होता है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ फॉरेन DNA। वेक्टर में ओराई लगा होता है, तभी तो फॉरेन DNA लाइगेट करोगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करोगे तो वो फॉरेन DNA को रेप्लिकेट कराएगा, कॉपी बनाएगा ना। ओराई रेप्लिकेशन के लिए जरूरी होता है, यहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। एक नोट करके हमने लिखा है सेल डिवीजन एंड DNA रेप्लिकेशन। जैसे सेल डिवाइड करता है तो सेल डबल होने के पहले ही DNA रेप्लिकेशन हो जाता है। जैसे बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल करता है, उसके पहले 18 मिनट में रेप्लिकेशन हो जाता है। ऐसे ही सेल डिवाइड करने के पहले ही DNA रेप्लिकेट कर जाता है। तो सेल डिवीजन और DNA रेप्लिकेशन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मतलब सेल में रेप्लिकेशन एक बार हुआ तो सेल डिवाइड भी एक बार करे। ये नहीं कि रेप्लिकेशन 4 बार हो गया, सेल डिवीजन एक भी बार नहीं हुआ, तो वैसे तो सेल के अंदर DNA बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा ना। तो सेल डिवीजन एंड DNA रेप्लिकेशन शुड बी हाईली कपल्ड या कोऑर्डिनेटेड। कपल्ड या कोऑर्डिनेटेड, शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड, ज़्यादा बढ़िया शब्द है कोऑर्डिनेटेड, मतलब इनके बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बिकॉज इट्स फेल्योर में रिजल्ट इन पॉलीप्लॉइडी, क्योंकि अगर ये फेल हो जाता है, रेप्लिकेशन और डिवीजन अगर फेल हो जाता है ना, तो पॉलीप्लॉइडी हो सकता है। इट में रिजल्ट्स इन पॉलीप्लॉइडी, ये पॉलीप्लॉइडी करा देगा। पॉलीप्लॉइडी मतलब DNA का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्रोमोजोम के सेट, नंबर ऑफ सेट्स, क्रोमोजोम का जो नंबर ऑफ सेट है ना, वो सेट ही बदल जाएगा, तो पॉलीप्लॉइडी हो जाता है। अब हम आपको लास्ट में ना ये जो रेप्लिकेशन है इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये फिर रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बेटा। तो स्टेप्स इन DNA रेप्लिकेशन क्या है? सबसे पहले अनवाइंडिंग ऑफ DNA डबल हेलिक्स, हेलिकेज एंजाइम DNA को अनवाइंड करेगा। फिर प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा? प्राइमर का सिंथेसिस करेगा। फिर इलोंगेशन होगा, जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो प्राइमर का इलोंगेशन करेगा। इलोंगेशन एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर स्ट्रैंड बाय DNA पॉलीमरेज। तो यही DNA रेप्लिकेशन का मेन स्टेप हो गया, जो प्राइमर DNA पॉलीमरेज क्या करेगा? एक्सटेंशन करता है। और लास्ट में है सीलिंग द गैप बाय DNA लाइगेज एंजाइम। तो बेटा DNA डबल स्ट्रैंड होता है, आप देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और DNA रेप्लिकेशन हमेशा जो नया वाला स्ट्रैंड बनेगा, नया वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। नया वाला जो स्ट्रैंड बनेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो ये देखिए, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो इधर से रेप्लिकेशन होगा। जो नया वाला स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर चलेगा, और इधर से देखें तो ये 3 प्राइम एंड है, तो इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर चलेगा। तो ये RNA प्राइमर है। RNA प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? RNA प्राइमर का सिंथेसिस कराता है। ये जो प्राइमर है, प्राइमर का सिंथेसिस RNA प्राइमेज एंजाइम ने किया है। लीडिंग स्ट्रैंड पे एक प्राइमर और लैगिंग पे बहुत सारे। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? लीडिंग स्ट्रैंड वो है जिसका पोलैरिटी आप देखिए, इधर से इधर देखिए, जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, जिसका पोलैरिटी रेप्लिकेशन फोर्क से आप देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, जिसका पोलैरिटी है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये लैगिंग होता है। अब बेटा आपको ध्यान देना है, प्राइमर का सिंथेसिस हो चुका है, तो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ये एंजाइम आके बाइंड किया, ये है DNA पॉलीमरेज। ये
और बैक्टीरिया में मेनली डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। तो ये आया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, ये रेप्लिकेशन कराएगा। ठीक है, तो बेटा होता क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस रहेगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री। मान लीजिए जैसे यहाँ पे टी है, यहाँ पे ए है, सी है, टी है, तो जाहिर सी बात है डी टी है तो डीएनए पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट क्या था, डीएनटीपी था। तो यहाँ टी है तो डी एटीपी आएगा, डी एटीपी आएगा, और ये ए डी एटीपी के फॉर्म में आएगा। और जो प्राइमर का OH है डी एटीपी का जो सेकंड और थर्ड फॉस्फेट होगा उसको निकाल देगा, तो सिर्फ एक फॉस्फेट बचेगा। तो एटीपी का डी एटीपी का एक फॉस्फेट 3' O से जुड़ जाएगा फॉस्फेट एस्टर लिंकेज के थ्रू। मतलब ऐसे ही एक एक करके ना, एक एक करके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में जुड़ता रहेगा, मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में एक दूसरे से फॉस्फेट एस्टर लिंकेज के थ्रू जुड़ता रहेगा। इसका 5' फॉस्फेट का अल्फा फॉस्फेट इसके C3 के O से जुड़ जाएगा, ऐसे ना फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड बनता रहेगा। और लैगिंग स्ट्रैंड पे क्या होता है बेटा ना, तो ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमर का एक्सटेंशन कराता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड वो क्या करता रहता है, जोड़ता रहता है। शुरू करने के लिए प्राइमर चाहिए। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है, लैगिंग स्ट्रैंड पे ये इधर से रेप्लिकेशन होगा, वो उधर से आ रहा है, ये इधर से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड का पोलैरिटी अलग होता है। तो ये बाइंड किया है डीएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड किया है डीएनए पॉलीमरेज, ये बाइंड करेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो आप देखोगे जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं। और यहाँ पे जो आरएनए बनता है बेटा ध्यान देना, यहाँ पे जो आरएनए बनता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। दो आरएनए के बीच में ये डीएनए है, ये डीएनए है, छोटे छोटे टुकड़ों में है। तो इन टुकड़ों को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है ओकाजाकी एक साइंटिस्ट नाम था, जापानी साइंटिस्ट, उसी के नाम पे पड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एट लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में डीएनए सिंथेसाइज होता है। देखिए दो आरएनए, ये आरएनए प्राइमर है बैगनी वाला, दो आरएनए प्राइमर के बीच में छोटा सा डीएनए है ना। तो डीएनए सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। ये जापानी शब्द है, कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो लैगिंग स्ट्रैंड पे बहुत सारे, तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो होता है ये डीएनए सीक्वेंस जो लैगिंग स्ट्रैंड पे बना है। प्रोकैरियोट में इसका जो लेंथ होता है आप देखोगे, बैक्टीरिया में इसका लेंथ करीब 800 से 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, और यूकैरियोट में छोटा होता है और भी कम होता है, 250 से 300 न्यूक्लियोटाइड। प्रोकैरियोट में 800 से 1000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। तो बाद में बेटा होता क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है कि ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ये जो आरएनए प्राइमर्स हैं, आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है, आरएनए प्राइमर्स को हटा देता है। और प्राइमर्स को हटाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, बाद में प्राइमर्स को हटा देता है, और हटाने के बाद जो गैप है, गैप को इस टेम्पलेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से भर देगा, गैप को भर देगा। और बाद में जो लाइगेज एंजाइम है, लाइगेज एंजाइम जैसे 5' एंड है, ये 3' एंड है, ये इसका 5' होगा, तो इनको ना 5' और 3' OH को आपस में लाइगेशन करा देगा, जोड़ देगा। तो देखिए यहाँ भी पूरा डीएनए बन गया, और यहाँ भी ऐसे पूरा डीएनए ऐसे बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें एट लीडिंग स्ट्रैंड, जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एंड एट लैगिंग स्ट्रैंड मतलब ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड पे, क्योंकि बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स बनते हैं ना, तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन
डिसकंटिन्यू हो जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर्स बहुत बहुत होते हैं 20 सारे। एट लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए रेप्लिकेशन इज डिसकंटिन्यूअस thus overall सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल देते हैं, सेमी डिसकंटिन्यूअस या सेमी कंटिन्यूअस। इस पे कंटिन्यू है लगातार, यहाँ पे डिसकंटिन्यू, मतलब ओवरऑल सेमी कंटिन्यूअस या सेमी डिसकंटिन्यूअस। और इधर देखिए, इधर से जा रहा था डीएनए पॉलीमरेज और इधर से आ रहा था डीएनए पॉलीमरेज, तो ओवरऑल देखें ना बाई डायरेक्शनल एप्लीकेशन हो गया। होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम पे ही, लेकिन दोनों स्ट्रैंड का पोलैरिटी अलग है तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगा ना। तो ओवरऑल डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस है एंड बाई डायरेक्शनल होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड का पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, एंड बाई डायरेक्शनल। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाई डायरेक्शनल होता है। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है बेटा, ये कंप्लीट हो चुका है। आप इसको लिख ले, नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और नीट में यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू द एमआरएनए या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, ध्यान से सुनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब सिंथेसिस ऑफ आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट, या फिर हम बोलें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, टेम्पलेट डीएनए के ऊपर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो आप इसमें देखिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए या एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था, डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए में चला गया, ट्रांसफर हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन था। तो साइट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है और साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोट में। मतलब बैक्टीरिया में हर एक प्रोसेस, प्रोकैरियोट में हर एक प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है। और ट्रांसक्रिप्शन का भी डायरेक्शन सेम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो डायरेक्शन रेप्लिकेशन का होता है वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का होता है। तो एक टर्म यूज होता है। और यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑल्सो गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन लाइक रेप्लिकेशन। मतलब जैसे रेप्लिकेशन में कॉम्प्लीमेंटारिटी वाला मैकेनिज्म था कि जो टेम्पलेट डीएनए था उसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री बनता था प्रोजेनी डीएनए या नया डीएनए, ऐसे ही ये जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में भी क्या होगा, जो टेम्पलेट डीएनए बनेगा, टेम्पलेट का ही कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आरएनए। तो जो टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है आरएनए का सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी ही चलेगा। तो एक शब्द यूज होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जैसे यहाँ डायग्राम में हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखा रखा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, यूनिट क्या है? इट इज डीएनए, ये डीएनए सेगमेंट है, डीएनए सेगमेंट विथ रेगुलेटरी एज वेल एज स्ट्रक्चरल जीन्स। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का मतलब है डीएनए विथ स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस या स्ट्रक्चरल जीन्स विथ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो डीएनए विथ रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी में प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, ये आ जाएगा। या ओपेरॉन कंसेप्ट पढ़ोगे तो ओपेरॉन में ऑपरेटर भी आ जाता है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में ही। तो डीएनए विथ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, रेगुलेटरी में प्रमोटर है और टर्मिनेटर है। उसके अलावा एज वेल एज स्ट्रक्चरल जीन्स, स्ट्रक्चरल जीन्स में आ जाएगा जीन्स टू बी ट्रांसक्राइब्ड। जिन डीएनए का, ध्यान दो, जिन डीएनए सेगमेंट्स का या जिन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना है, जिस डीएनए या जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो डीएनए विथ रेगुलेटरी मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर एज वेल एज स्ट्रक्चरल जीन्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सबको मिला के बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो स्ट्रक्चरल जीन को प्रोड्यूसर जीन भी बोलते हैं क्योंकि यही आरएनए प्रोड्यूस होता है, इसी का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आ जाएगा प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर। और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में बैठा होता है, प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यहाँ पे देखिए
2 स्ट्रैंड दिखा रखा है डीएनए में। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं आपको सुनना है, ध्यान से नोट कर लेना है, लिखाएंगे नहीं बोर्ड पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। व्हाइट वाला जो लाइन दिख रहा है डीएनए का स्ट्रैंड है। डीएनए जाहिर सी बात है पोलैरिटी अपोजिट होता है, एंटी पैरेलल होता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहाँ पे आपको दिख रहा है पोलैरिटी, और दूसरे में पोलैरिटी आपको दिख रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये बॉक्स आपको दिख रहा है प्रमोटर, ये बॉक्स आपको दिख रहा है टर्मिनेटर, और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो जीन है ना, ये पूरा ये जीन दिख रहा है ना, ये है क्या? ये सब डीएनए का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड है ये सब जो जीन है इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो बेटा ये एरो ये बना हुआ, एरो क्या दिखा रहा है? ये एरो ये दिखा रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन यहीं से शुरू होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। जो एरो बना है ये दिखा रहा है ट्रांसक्रिप्शन यहीं से शुरू होगा, और एरो इधर लगा है मतलब इधर से ट्रांसक्रिप्शन होगा, इधर से ऐसे इस तरफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो प्रमोटर जो होता है ये अप स्ट्रीम है, और जिधर ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डाउन स्ट्रीम है, जिधर टर्मिनेटर है वो डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, तो डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है। एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट या सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जिसका पोलैरिटी है 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड की तरफ। ठीक है, और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है बेटा, ध्यान दो, जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ है, उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट या एंटीसेंस या कोडिंग स्ट्रैंड। नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोड नहीं करता है कुछ भी, ध्यान देना, कोडिंग नाम है, ये मिसनॉमर है, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, या कोई भी चीज़ कोड नहीं करता। तो ध्यान दो, प्रमोटर क्या है, टर्मिनेटर क्या है, एक एक शब्द सुन लो, लिख लो। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर इज द साइट इन डीएनए वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग। ट्रांसक्रिप्शन कौन सा एंजाइम कराता है? आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान देना, हमने बताया था जो चीज़ बनता है उसका पॉलीमरेज होता है, और जिससे बनता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आपने पढ़ा है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा, तो आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा, और डीएनए से बन रहा है तो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन कराने वाले एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या नॉर्मली इसको हम बोल देते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। तो प्रमोटर क्या है? प्रमोटर डीएनए का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रमोटर। और टर्मिनेटर का क्या है? जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, जहां पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा, उस सीक्वेंस को, डीएनए को हम बोलते हैं टर्मिनेटर। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, इन्हीं का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसका मतलब सिर्फ इतने ही जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रमोटर के इसके पहले और टर्मिनेटर के बाद या इधर से नहीं होगा, सिर्फ बीच वाले का ही होगा। तो जिस स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है बेटा, जिसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, उसको बोलते हैं टेम्पलेट या सेंस या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, उसको नॉन टेम्पलेट या एंटीसेंस या कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है, और प्रमोटर किधर है? प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है। ध्यान देना, प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे होता है। 5 प्राइम किसके रेस्पेक्ट में? हमेशा आप रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड का लेना, कोडिंग या, ध्यान देना, एक सेकेंड भाई, थोड़ा सा ना यहाँ गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। नॉन टेम्पलेट को हम सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, और टेम्पलेट को हम एंटीसेंस, ये हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया। एंटीसेंस, ध्यान देना, एंटीसेंस, ये हमने लिखा एंटीसेंस। ठीक है, तो नॉन टेम्पलेट जो होता है, नॉन टेम्पलेट को हम सेंस या कोडिंग बोलते हैं, कोड नहीं करता कुछ भी। तो हमेशा रेफरेंस हम सेंस या कोडिंग का लेंगे। जैसे प्रमोटर 5 प्राइम एंड पे होता है, आप बोलोगे 3 प्राइम भी तो है, रेफरेंस आप इसका लो ना, सेंस का। प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है विद रेस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड, और टर्मिनेटर हमेशा 3 प्राइम एंड पे होता है विद रेस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसका मतलब ध्यान दो, प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है, टर्मिनेटर हमेशा 3 प्राइम एंड पे होता है। और प्रमोटर, प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर डिफाइंस कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर डिफाइंस कोडिंग एंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है। तो एक बार बताइए, अगर मान लीजिए हम ऐसा करें, पोजीशन स्विच कर दें,
प्रमोटर को उठा के टर्मिनेटर के स्थान पर रख दे, टर्मिनेटर को हमेशा उठा के प्रमोटर के स्थान पर रख दे। तो एक बार बताइए, अगर प्रमोटर यहाँ आ जाएगा तो 5 प्राइम एंड ये हो जाएगा। इसका मतलब जो टेम्पलेट स्टैंड है, जो एंटी सेंस स्टैंड है, उसको हमें सेंस स्टैंड लिखना पड़ेगा। और टर्मिनेटर यहाँ आ जाएगा 3 प्राइम एंड पे, तो इसको हमको सेंस, मतलब प्रमोटर डिफाइन करता है कोडिंग क्या है और नॉन कोडिंग क्या है, क्योंकि उसका पोजीशन बदलने से ना कोडिंग और नॉन कोडिंग का मीनिंग बदल जाता है। प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड पे होता है, प्रमोटर को उठा के यहाँ पे रख दोगे तो 5 प्राइम ये हो जाएगा ना, तो इसको हमको मानना पड़ेगा ये सेंस स्टैंड है। तो ये याद रखना। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन बताओ, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में मेजर डिफरेंस। ये तो सबको पता है कि रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो बेसिक बात है। उसके बड़ा सा डिफरेंस ये है कि रेप्लिकेशन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का होता था और पूरे डीएनए का होता था। रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड का होता था और पूरे डीएनए का होता था। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का होता है। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ डीएनए के एक ही स्ट्रैंड का होता है और वो भी छोटे से सेगमेंट का होता है। किसके बीच का? प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का सेगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। तो बताइए, रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड का होता है और पूरे डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का होता है, एंटीसेंस वाले का या टेम्पलेट वाले का, उसमें भी छोटे से सेगमेंट का, मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच वाले का। तो रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज कराता है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज कराता है। तो ज़्यादा फास्ट या प्रोसेसिव एंजाइम कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, बड़ा सा जीनोम उसको रेप्लिकेट कराना है ना। तो ये है, तो ये आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखा है बेटा। अब एक बात ये उठता है, डीएनए ये बात उठता है कि रेप्लिकेशन तो दोनों स्ट्रैंड का होता है और पूरे डीएनए का होता है, ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का क्यों होता है? ये क्वेश्चन है, दोनों स्ट्रैंड का क्यों नहीं होता? तो इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए ट्रांसक्रिप्शन दोनों स्ट्रैंड का होता, तो 2 आरएनए बनते जिनका सीक्वेंस क्या होता? अलग अलग होता। तो और उनका जब ट्रांसलेशन होता तो 2 प्रोटीन बन जाते। एक ही डीएनए डबल हेलिक्स से 2 अलग अलग टाइप के प्रोटीन बन जाते। इससे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, वो बड़ा ही गलत मैसेज देने वाला हो जाता कि एक डीएनए अलग अलग टाइप का प्रोटीन बना दिया। बड़ा ही कॉम्प्लिकेट हो जाता जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पहली बात। और दूसरी बात, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो जो उनका ट्रांसक्रिप्शन होता 2 आरएनए बनते अगर, तो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते और वो हाइड्रोजन बॉन्ड लेके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देते। और जब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता तो बेटा ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाता। ट्रांसलेशन होने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए चाहिए, ट्रांसलेशन ही ना हो पाता, प्रोटीन ही ना बन पाता। तो 2 ये जम्पशन है, इसलिए डीएनए के सिर्फ एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन होता है, दोनों का नहीं होता। यहाँ पे हमने लिखा है द डीएनए स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला 5 प्राइम से 3 प्राइम, इसको हम बोलते हैं कोडिंग। हालांकि ये कोड नहीं करता कुछ भी। वेयर एज द स्ट्रैंड हैविंग पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज कॉल्ड टेम्पलेट या एंटीसेंस, स्ट्रैंड। और जिसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसको हम बोलते हैं कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, भले ये कोड कुछ नहीं करता है। और जो mRNA बनता है, याद रखना, mRNA बनता है, mRNA इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड पोलैरिटी अपोजिट। mRNA जो बनेगा उसका वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और उसका पोलैरिटी अपोजिट होगा। वेयर एज mRNA इज सिमिलर इन सीक्वेंसेस विथ सेंस या कोडिंग स्ट्रैंड एंड पोलैरिटी ऑल्सो सेम, बस अंतर T और U का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। जो mRNA होता है, मैसेंजर आरएनए, mRNA का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है सेंस के बिल्कुल सिमिलर होगा, पोलैरिटी भी सेम होगा। और mRNA का सीक्वेंस एंटीसेंस या टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और अपोजिट भी क्या होगा, मतलब पोलैरिटी भी क्या होगा, अपोजिट होगा। तो याद रखना, mRNA का सीक्वेंस सेंस के सिमिलर होगा, पोलैरिटी भी सेम होगा। अंतर सिर्फ इतना है कि आरएनए है, सेंस डीएनए है। डीएनए में T है तो आरएनए में T आ नहीं सकता, बस U होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। आप इसको लिखिए जरा, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिखा दिया,
ये आपको पता है ये टेम्पलेट या एंटीसेंस है। यहाँ पे मान लीजिए टी है, जी है, जी है, ए है, टी है, ए है, ए है, ठीक है। और इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है इसी का, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ इसका, मान लीजिए इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये बन गया mRNA, ठीक है, ये बन गया mRNA। तो एक बार बताइए, इसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम था ना, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 5 प्राइम आ जाएगा, इधर 3 प्राइम आ जाएगा। इसका पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसका पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, अपोजिट पोलैरिटी होगा। और सीक्वेंस देखिए कॉम्प्लीमेंट्री होगा, टी है तो ए होगा, जी है तो सी होगा, ए है तो यू होगा, ठीक है, ए है तो यू होगा, टी है तो ए होगा, यू होगा, टी तो आ नहीं सकता। अब सेंस में भी ना mRNA का जो सीक्वेंस है वही सेंस का सीक्वेंस होगा। पोलैरिटी भी देखिए इसका 5 प्राइम टू 5 प्राइम है, इसी की तरह यहाँ भी ए कर दीजिए। अंतर से है यहाँ पे जहाँ टी आएगा वो यहाँ पे यू रहेगा, बस ए है, सी है, टी है तो यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे टी रहेगा, बाकी रहेगा ही रहेगा टी और टी। तो देखिए ये डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री है, टी है तो ए, जी है तो सी, ए है तो टी है तो ए है तो टी। और आरएनए का भी वही सीक्वेंस है जो सेंस डीएनए का है, पोलैरिटी भी सेम है, बस टी और यू का अंतर है। डीएनए में यहाँ टी था तो आरएनए में यू आ गया। तो देख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये, नीट में क्वेश्चन आता है कि टेम्पलेट डीएनए का सीक्वेंस ये है तो आरएनए का क्या होगा, या आरएनए का सीक्वेंस ये है तो कोडिंग स्टडी का क्या होगा। तो वहाँ पे पोलैरिटी का भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जरा, एक टर्म यूज हुआ है रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा, जो अभी हमने दिखाया ना कि जो 5 प्राइम एंड की तरफ प्रमोटर होता है, प्रमोटर में जो टेम्पलेट डीएनए होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जिनको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। क्यों? क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी सीक्वेंसेस को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज करता है और वहीं से आके डीएनए में बाइंड करता है। उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, ठीक है। क्योंकि वो आरएनए पॉलीमरेज वहीं पे जाके पहचानता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है और वहीं जाके बाइंड करता है। टाटा बॉक्स या प्रिवनो बॉक्स, बेटा ध्यान देना, जो प्रमोटर है, बैक्टीरिया में जो प्रमोटर है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको इनिशिएशन साइट बोलते हैं। तो इनिशिएशन साइट को हम एक पोजीशन दे देते हैं 0, उससे अप स्ट्रीम। अच्छा, 0 से ना आप उधर डाउन स्ट्रीम जाओगे तो प्लस में पोजीशन बढ़ेगा, +1 मतलब एक बेस पेयर आगे बढ़ गए आप डाउन स्ट्रीम इनिशिएटर से, और इनिशिएटर से अप स्ट्रीम चले गए थोड़ा सा, -1 मतलब एक बेस पेयर आप इधर आ गए, -10 मतलब 10 बेस पेयर प्रमोटर की तरफ अप स्ट्रीम चले गए ना। तो टाटा बॉक्स या प्रिवनो बॉक्स क्या है? एक साइंटिस्ट था प्रिवनो, उसने बताया कि बैक्टीरिया में प्रमोटर में -10 पोजीशन पे, -10 पोजीशन पे मतलब प्रमोटर से -10, इनिशिएटर से -10 बेस पेयर अप स्ट्रीम TA AT का सीक्वेंस है, 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। इसमें TA फिक्स है कि ये हर एक बैक्टीरिया में रहेगा, ये कंसेंसस या कंजर्व्ड है, सब में रहेगा, चेंज नहीं है, सब में TA होता है। इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स, TA थायमिन, ये टाटा बॉक्स या प्रिवनो बॉक्स बोलते हैं। और फिर इनिशिएटर से -35 बेस पेयर और अप स्ट्रीम जाइए तो वहाँ पे TTGA मिलेगा, TTGA। तो ये सब रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं। टाटा जो होता है AT रिच है, तो वहीं से डीएनए अनवाइंड करता है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, और यहाँ अनवाइंड करने के लिए कोई हेलिकेज नहीं होता, आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए को अनवाइंड कर देता है, कोई डीएनए हेलिकेज नहीं होता। यूकैरियोट में भी टाटा बॉक्स होता है, लेकिन 7 न्यूक्लियोटाइड का, यहाँ पे 6 न्यूक्लियोटाइड का था जिसमें 4 फिक्स है कि होता ही था, कंजर्व होता था। यूकैरियोट में भी टाटा बॉक्स होता है, 7 न्यूक्लियोटाइड होता है, TAT या TA। टाटा तो फिक्स है, TAT हो सकता है या AAT भी हो सकता है, दोनों TATA AAT भी हो सकता है ना। इसको हॉगनेस बॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि टाटा बॉक्स का डिस्कवरी यूकैरियोट में हॉगनेस ने किया था। ये प्रेजेंट होता है -20 बेस पेयर अप स्ट्रीम, ठीक है। ये हमने बता दिया रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब देखिए, तो ये सीक्वेंसेस प्रमोटर में होते हैं जिससे आरएनए पॉलीमरेज उसको पहचानता है और पहचान के जाके डीएनए से बाइंड कर जाता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन क्या है ये?
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम बता दिए थे, डीएनए विथ रेगुलेटरी एज वेल एज स्ट्रक्चरल सीक्वेंसेस, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। अब आपको ये समझना है जीन क्या है, जीन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है। दोनों शब्द एक्चुअल में इंटरचेंजेबल है, यूज किया जा सकता है एक दूसरे के स्थान पर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जीन शब्द सबसे पहले जॉनसन साहब ने यूज किया था, जॉनसन, मेंडल ने फैक्टर बोला था, जॉनसन साहब ने जीन बोला था। सिस्ट्रॉन शब्द सबसे पहले बेंजर साहब ने इसको यूज किया था बैक्टीरियोफेज में। तो जीन क्या है, जीन डीएनए का टुकड़ा है, सिस्ट्रॉन भी डीएनए का टुकड़ा है, लेकिन अंतर क्या है, दोनों डीएनए का टुकड़ा है। अंतर यह है कि जीन जो होता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा ही बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो सिस्ट्रॉन है वो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, आरएनए बनेगा, वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाएगा ही बनाएगा, ये जरूरी है, कंपलसरी है। तो देखिए, डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड बट नॉट नेसेसरी। मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो होगा, एंड ट्रांसलेटेड, कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसलेशन होगा ही होगा। डीएनए सीक्वेंस व्हिच कैन बी ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट नेसेसरली ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। मतलब ट्रांसक्रिप्शन भी हो सकता है, ट्रांसलेशन भी हो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन भी हो सकता है। ट्रांसलेशन कोई जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। तो ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनाएगा, नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। क्यों बेटा? हो सकता है ये जो जीन है ये टीआरएनए को बनाने वाला जीन हो या आरआरएनए को बनाने वाला जीन हो, और टीआरएनए और आरआरएनए कभी ट्रांसलेट होता नहीं है, ट्रांसलेट तो एमआरएनए होता है ना, ये बात है। और जो सिस्ट्रॉन है, सिस्ट्रॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ये फंक्शनल यूनिट है। अच्छा, ये जो जीन होता है ना, जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जीन को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन है फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ये डीएनए का फंक्शनल यूनिट है, सेगमेंट है, व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड एंड नेसेसरली ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। मतलब नेसेसरली ट्रांसलेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन तो हो ही रहा है, और नेसेसरी है, पक्का कि ये ट्रांसलेट भी होगा और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन भी बनाएगा। इसका मतलब ये जो सिस्ट्रॉन है ये कहीं ना कहीं एमआरएनए को कोड करने वाला जीन है। जीन एमआरएनए को भी कोड कर सकता है, टीआरएनए को भी और आरआरएनए को भी, लेकिन ये जो सिस्ट्रॉन है ना, सिस्ट्रॉन ये एमआरएनए कोडिंग सीक्वेंस है, एमआरएनए को कोड करने वाला सीक्वेंस है कहीं ना कहीं। ये पक्का एमआरएनए वाला ही है, क्योंकि तीनों आरएनए में से इकलौता एमआरएनए ही है जो ट्रांसलेट होता है। तो एमआरएनए बना तो ट्रांसलेट होगा ही होगा, लेकिन टीआरएनए या आरआरएनए है तो वो ट्रांसलेट थोड़ी ना होता है। तो ये आप लिख लीजिए। सिस्ट्रॉन दो टाइप का है, हम बता देते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, तो हम सिस्ट्रॉन के टाइप्स बता दें आपको। तो सिस्ट्रॉन दो टाइप का। मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। तो जीन या सिस्ट्रॉन दो प्रकार का है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक का मतलब ऐसा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो सिर्फ एक ही टाइप का, ऐसा डीएनए या ऐसा जीन जो सिर्फ एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन बनाएगा, एक ही टाइप का आरएनए बनाएगा, एक ही टाइप का प्रोटीन बनाएगा, उसको बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन या डीएनए का मतलब ऐसा डीएनए या सिस्ट्रॉन जो एक से अधिक टाइप का प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, मतलब इससे एक से अधिक टाइप का आरएनए बनेगा और एक से अधिक टाइप का प्रोटीन बन जाएगा। तो देखिए मोनोसिस्ट्रोनिक क्या है? Those structural genes which produce
हमने बोला था ना जीन और सिस्टोन इंटरचेंजेबल है, प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जो केवल एक ही प्रकार का प्रोटीन बनता है, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन, ओनली वन टाइप, एक ही प्रकार का, मोनोसिस्टोनिक बोलेंगे उसको हम। और जो मोनोसिस्टोनिक है ये मिलेगा आपको फाउंड इन यूकैरियोट्स। ध्यान देना, यूकैरियोट्स में जो जीन होता है वो मोनोसिस्टोनिक होता है, ये आपको मिलेगा फाउंड इन यूकैरियोट्स। और पॉलीसिस्टोनिक क्या है? ऐसा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ऐसा जीन, दोज स्ट्रक्चरल जीन्स which produce more than one type of protein या पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। और ये आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स में, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। ये ध्यान से सुनना, ये नीट में आता भी है, ये आपको प्रोकैरियोट में मिलेगा। और याद रखना, अगर जीन पॉलीसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक जीन को ही हम बोलते हैं ओपेरॉन्स, ओपेरॉन। अगर जीन पॉलीसिस्टोनिक है तो वो ओपेरॉन के फॉर्म में होगा। आगे हम बताएंगे, लैक ओपेरॉन का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स polycystonic structural genes are called operon। ओपेरॉन, पॉलीसिस्टोनिक जीन को ही हम ओपेरॉन बोलते हैं। इसका मतलब ओपेरॉन आपको सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेगा, यूकैरियोट में नहीं मिलेगा, क्योंकि यूकैरियोट में जीन मोनोसिस्टोनिक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जरा लिख लीजिए, फिर आगे हम और बात करते हैं, बताते हैं। इसको आप लिख लीजिए बेटा। तो स्प्लिट या इंटरप्टेड जीन, ध्यान देना बेटा, अगला हेडिंग हमने डाला है स्प्लिट जीन या इंटरप्टेड जीन। क्या होता है स्प्लिट या इंटरप्टेड? इंटरप्शन मतलब रुकावट डालना। तो डिस्कवर्ड बाय फिलिप शार्प एंड जेडी रॉबर्ट्स। तो स्प्लिट या इंटरप्टेड जीन क्या होता है? दोज मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल, मोनोसिस्टोनिक है, इसका मतलब ये यूकैरियोट में मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स वेयर कोडिंग सीक्वेंसेस मतलब जो प्रोटीन को कोड करेगा, प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को कोड करने वाला। डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता है, और डीएनए में जो कोडिंग सीक्वेंसेस होता है वही प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। तो दोज मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स वेयर कोडिंग सीक्वेंसेस आर इंटरप्टेड मतलब रुकावट डालना, बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड स्प्लिट या इंटरप्टेड जीन्स। मतलब कोडिंग सीक्वेंसेस भी है, बीच बीच में नॉन कोडिंग भी है, नॉन कोडिंग ने इंटरप्शन कर रखा है, स्प्लिट कर रखा है। तो हियर कोडिंग सीक्वेंसेस कॉल्ड एक्सॉन्स। कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं एक्सॉन्स होते हैं, इनको सिग्निफिकेंट या मीनिंगफुल या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस बोलते हैं, क्योंकि कोडिंग सीक्वेंसेस ही होता है जो प्रोटीन को कोड करता है, ठीक है। एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर कॉल्ड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस भी बोलते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट सीक्वेंस बोलते हैं। तो स्प्लिट जीन फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। स्प्लिट जीन आपको यूकैरियोट में ही मिलेगा, प्रोकैरियोट में नहीं मिलेगा। एक आधा एक्सेप्शन है, जैसे आर्कीबैक्टीरिया है प्रोकैरियोट, उसमें 16S आरएनए को बनाने वाले जीन में इंट्रॉन्स मिलेगा, वो स्प्लिट है। बाकी प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होता। तो स्प्लिट जीन क्या है? इंट्रॉन्स कंटेनिंग जीन। एक्सॉन तो सब में है, जिसमें इंट्रॉन्स भी है, इंट्रॉन कंटेनिंग जीन को हम बोलते हैं स्प्लिट जीन। एक्सॉन तो सब में रहता है, प्रोकैरियोट सब में, लेकिन जिसमें इंट्रॉन्स भी है उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। तो एक्सॉन अपीयर इन डीएनए, प्री एमआरएनए मतलब प्रिकर्सर मैसेंजर आरएनए, प्रिकर्सर एमआरएनए, प्री एमआरएनए को एचएनआरएनए भी बोलते हैं। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, एक ही होता तो होमोजीनस बोलते हैं ना। तो एक्सॉन अपीयर इन डीएनए, एचएनआरएनए एंड एमआरएनए, whereas introns appear
ओनली इन डीएनए एंड एचएनआरएनए। डीएनए और एचएनआरएनए मतलब प्री एमआरएनए में ही होगा, एमआरएनए या मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन नहीं होता, उसको हटा दिया जाता है। तो देखिए, तो स्प्लिट जीन क्या है, स्प्लिट या इंटरप्टेड जीन क्या है, इंट्रॉन कंटेनिंग जीन्स को बोलते हैं स्प्लिट जीन। मतलब ऐसा जीन जिसमें एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन भी हो, दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन होता है। तो देखिए, ये डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए है, ई का मतलब एक्सॉन, तो दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन है, दो एक्सॉन के बीच में एक, मतलब 10 एक्सॉन है तो 9 इंट्रॉन होगा। देखिए 3 एक्सॉन है तो 2 इंट्रॉन है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एचएनआरएनए बना या प्री एमआरएनए बोलते हैं। हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजिनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है, सिर्फ एक ही चीज होता तो होमोजिनस बोलते हैं। हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए हुआ तो इसमें स्प्लाइसिंग होता है। स्प्लाइसिंग मतलब कट करके ना, कट करके इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाएगा और इंट्रॉन्स को हटाने के बाद जो एक्सॉन है उसको जोड़ देंगे। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स का रिमूवल हो गया और जो एक्सॉन है इनको आपस में जोड़ दिया, तो ये एमआरएनए बन गया, मैसेंजर आरएनए। एचएनआरएनए से स्प्लाइसिंग मतलब एक प्रोसेसिंग है ये आरएनए का, एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग से एमआरएनए बन जाता है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए या इसको मैच्योर आरएनए भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए सिर्फ एक्सॉन है, सिर्फ एक्सॉन है, इंट्रॉन है ही नहीं, ये बैगनी कलर वाला है, पिंक वाला है ही नहीं, सिर्फ ये एक्सॉन है इसमें। तो बताइए डीएनए या एचएनआरएनए का लंबाई ज्यादा बड़ा होता है कि एमआरएनए का, एचएनआरएनए या एमआरएनए? एमआरएनए छोटा है, एचएनआरएनए बड़ा है क्योंकि इसमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों था। एमआरएनए में सिर्फ एक्सॉन होता है। तो देखिए वही लिखा था, एक्सॉन अपीयर इन डीएनए में भी है, एक्सॉन डीएनए में भी है, एमआरएनए में भी है, एचएनआरएनए में भी है और एक्सॉन एमआरएनए में भी एक्सॉन होता है। लेकिन इंट्रॉन सिर्फ डीएनए और एचएनआरएनए में होता है, एमआरएनए में नहीं। एक्सॉन तीनों जगह होता है। और बैक्टीरिया में क्या है, डीएनए में सिर्फ एक्सॉन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से सीधे एमआरएनए बनता है। एचएनआरएनए का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, इंट्रॉन ही नहीं तो इंटरप्टेड हम कहाँ बोलेंगे, सिर्फ एक्सॉन ही है। तो स्प्लिट या इंटरप्टेड जीन आपको ये मोस्टली यूकैरियोट में मिलता है, प्रोकैरियोट में नहीं। प्रोकैरियोट में एक आधा एक्सेप्शन है, जैसे आर्किबैक्टीरिया में 16S आरएनए वाला जीन ना। तो आप इसको ये लिख लीजिए। फिर आगे हम आपको आगे का प्रोसेस बता रहे हैं कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए पहले। आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन में हम आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बताने वाले हैं। जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये एंजाइम है इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन इन 5' to 3' डायरेक्शन। ट्रांसक्रिप्शन का यही एक मेन एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। और ये हमने बोला था रेप्लिकेशन हो, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, तीनों मैकेनिज्म का डायरेक्शन सेम है, 5' से 3' की तरफ ट्रांसक्रिप्शन होता है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेज इन यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट में बेटा, प्रोकैरियोट में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप के आरएनए को बनाएगा। ध्यान देना, इन प्रोकैरियोट सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप का आरएनए बनाएगा। जबकि यूकैरियोट में 3 अलग अलग आरएनए के लिए 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है। जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए है, तीनों आरएनए को बनाने वाला 3 अलग अलग एंजाइम है। तो वहाँ पे आपको ना 3 अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज है। तो यूकैरियोट में आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा, काम का बंटवारा मिलेगा ना। तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेज इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट में डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगा। प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट में 3 अलग अलग टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके क्या क्या सब यूनिट्स होते हैं। 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा, एक सिग्मा, इतने सब यूनिट्स हैं। अल्फा टू बीटा, बीटा डैश, ओमेगा और सिग्मा, ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के सब यूनिट्स हैं, जिसका ये बना है, अलग अलग प्रोटीन है ना। तो अगर सिग्मा फैक्टर, ध्यान दो, जब सिग्मा फैक्टर साथ में होता है तो बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। लेकिन कुछ देर बाद होता क्या, जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, 8-10 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए चेन बन गया होता है, तो सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। तो विदाउट सिग्मा हम बोलते हैं कोर एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम विदाउट सिग्मा फैक्टर इज कॉल्ड कोर एंजाइम। तो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए सिग्मा फैक्टर की ज़रूरत है, बाद में नहीं चाहिए होता तो सिग्मा फैक्टर निकल जाता है, और बिना सिग्मा फैक्टर को हम बोलते हैं कोर एंजाइम।
तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर रीजन एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। और ये आरएनए पॉलीमरेज पता है जैसे रेप्लिकेशन में हेलिकेज एंजाइम डीएनए को अनबाइंड करता था, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद ही अनबाइंड कर लेता है, किसी हेलिकेज की जरूरत नहीं होती है। तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, डीएनए को अनबाइंड करता है और इनिशिएटेड साइड से 3 प्राइम एंड की तरफ आप देखोगे डाउन स्ट्रीम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड्स डीएनए एंड सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री किसके? कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन मिलेगा, टेम्पलेट पे टी है तो कॉम्प्लीमेंट्री में ए आएगा, टेम्पलेट पे ए है तो उधर जाहिर सी बात है यू आएगा, उधर जी है तो उधर सी आएगा। तो इन्फॉर्मेशन टेम्पलेट स्ट्रैंड से मिल जाएगा, टेम्पलेट मतलब एंटीसेंस वाले से। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स एट टर्मिनेटर सीक्वेंस। जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेटेड सीक्वेंस पे ख़त्म हो जाता है और एक प्रोटीन आएगा रो फैक्टर। रो फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म कराता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिएगा, नोट कर लो आप लोग इसको। और यहाँ पे देखिएगा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, सबस्ट्रेट क्या है उसके लिए? सबस्ट्रेट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके लिए सबस्ट्रेट होता है आरएनटीपीज। आरएनटीपीज डीएनटीपी होता था डीएनए पॉलीमरेज के लिए। आरएनटीपी का मतलब राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आरएनटीपी, ये सबस्ट्रेट होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए ना। राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ये सबस्ट्रेट होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। तो क्या क्या आएगा? आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या हो जाएगा। आरएनटीपी में क्या क्या आ जाएगा हम आपको बता देते हैं। आर एटीपी, आर सीटीपी, आर यूटीपी, आर जीटीपी ना। एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन, ये 4 है ना। ये सबस्ट्रेट है आरएनए पॉलीमरेज के लिए। ट्रांसक्रिप्शन में यही आएगा और रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनना था तो वहाँ पे डीएनटीपी आता था, डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पे राइबोज है तो यहाँ पे आरएनटीपी आएगा ना। तो आप इसको लिख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा, अभी हम जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात कर रहे थे तो इसमें आप देखिए एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर जो होता है बाइंड टू द प्रोमोटर साइट एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। सिग्मा फैक्टर जो होता है ये प्रोमोटर रीजन से बाइंड करता है और वहीं से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करवाता है। और कोर एंजाइम का मतलब आरएनए पॉलीमरेज बिना सिग्मा फैक्टर के ये ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यूस रखता है, इलोंगेट कराता रहता है। ये सिग्मा फैक्टर शुरू करने के लिए चाहिए होता है, बाकी फिर ये निकल जाता है, कोर बचता है, ये आगे का प्रोसेस करता है। रो फैक्टर जो होता है ये ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन करवाता है। रो फैक्टर एक प्रोटीन होता है, रो प्रोटीन, ये ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करवाता है। रो प्रोटीन जो होता है ये टर्मिनेटर रीजन से जाके बाइंड करता है, रो फैक्टर टर्मिनेटर रीजन से, और वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन को ख़त्म करता है। आरएनए को वहीं से कट करके निकाल देगा तो ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देना, ये जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर ये ट्रांसक्रिप्शन सही जगह से शुरू कराता है। अगर सिग्मा फैक्टर ना हो तब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स, लेकिन रैंडमली कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा। जो इनिशिएटर रीजन से स्टार्ट होना था, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होना था, ट्रांसक्रिप्शन वहाँ से नहीं होगा, रैंडमली कहीं से भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ध्यान दो, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स रैंडमली। तो इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर, इन द एब्सेंस ऑफ सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन starts non-specifically,
या रैंडमली फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से शुरू होना था, इनिशिएटर से, जहां से एरो बना था वहां से नहीं, कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। तो सिग्मा फैक्टर का काम था सही जगह से कहां से ट्रांसक्रिप्शन होना है ये बताना, और अगर सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा, ये जरूरत था। तो सिग्मा फैक्टर बड़े काम का था। और एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है ना तो सिग्मा फैक्टर निकल भी जाता है क्योंकि काम अपना कर गया है वो, तो कोर एंजाइम बचता है। ये हमने एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिखा रखा है बेटा, ध्यान देना। यहाँ पे हमने एक बैक्टीरियल सेल का डायग्राम दिखा रखा है, प्रोकैरियोटिक सेल का। ये बैक्टीरियल सेल है, ये साइटोप्लाज्म है। और आपने पढ़ा है बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही होता है, एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही जगह में साइटोप्लाज्म में होता है। तो देखिए ये बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, और अभी एमआरएनए पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ध्यान देना। ये ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, और एमआरएनए अभी मुश्किल से 8-10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, अभी पूरा ट्रांसक्रिप्शन खत्म नहीं हुआ है। आरएनए अभी 8-10 न्यूक्लियोटाइड का बना है, 5 प्राइम एंड पहले बन जाता है, तो क्योंकि साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी होता है, ट्रांसलेशन भी यही होता है। तो आरएनए भी 8-10 न्यूक्लियोटाइड का बना है, 5 प्राइम एंड से राइबोसोम आके बाइंड करके ट्रांसलेशन भी करवा दिया, प्रोटीन सिंथेसिस भी साथ में करा दिया। मतलब बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होता है, एक साथ, एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे होता है। जगह क्या है? साइटोप्लाज्म। ऐसा क्यों है? यूकैरियोट में तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन बैक्टीरिया में दोनों एक साथ और एक ही जगह पे क्यों हो रहा है? क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का कोई अलग कंपार्टमेंट थोड़ी ना है। तो देखिए, इन प्रोकैरियोट्स बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर स्पेशली, स्पेस मतलब स्पेस साइटोप्लाज्म है, एंड टेम्पोरली, टेम्पोरली मतलब टाइम, कपल्ड है, स्पेशली एंड टेम्पोरली कपल्ड, मतलब एक ही साथ एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही टाइम पे हो रहा है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्योंकि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का अलग कोई कंपार्टमेंट थोड़ी ना, एक ही तो कंपार्टमेंट है, वहीं पे हो रहा है और एक ही टाइम पे हो रहा है, ये चीज है। तो ट्रांसक्रिप्शन मतलब आप देखेंगे RNA is not fully formed, मतलब RNA अभी पूरा नहीं बना है। ट्रांसलेशन गेट स्टार्टेड, तो अभी RNA पूरी तरीके से नहीं बना है कि ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया। 8-10 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग होता है RNA, तभी ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है राइबोसोम बाइंड करके, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। आप इसको लिखिए, फिर हम एक डायग्राम दिखाते हैं अभी आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डायग्राम में हमने दिखा रखा है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। हम ये प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस दिखा रखे हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। 3 स्टेप में डिवाइड करेंगे बेटा। तो इसमें देखिए, ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, तो ये प्रमोटर रीजन है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स है प्रमोटर, ये बॉक्स है प्रमोटर, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड करता है। तो प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है ये। तो आरएनए पॉलीमरेज में हमने दिखाया था ये सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर। ये आरएनए पॉलीमरेज है, उसका ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर ही बताता है एक्चुअल कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना, सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड प्रमोटर के जस्ट बगल में जो इनिशिएटर होता है, वहाँ से सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा। और कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा ये डिपेंड करेगा जो प्रमोटर है, सॉरी जो टेम्पलेट स्टैंड है उस पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। शुरू होने के बाद कुछ न्यूक्लियोटाइड बना रहेगा, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा। सिग्मा फैक्टर, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आगे बढ़ गया है, कुछ आरएनए बन चुका है, ये आरएनए है, ये आरएनए कुछ लंबा बन चुका है, तो ये सिग्मा फैक्टर निकल जाता है। ये इलोंगेशन हो रहा है, देखो आरएनए बड़ा हो रहा है, ये इलोंगेशन है। और फिर
ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये जब पहुंचता है टर्मिनेटर रीजन पे, जब ये टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचता है, ये टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर रीजन पे जब ये पहुंचता है तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि ये ख़त्म हो जाता है, आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है डीएनए से। रो फैक्टर क्या करता है, ये 3 प्राइम एंड से आरएनए को कट करके निकाल देता है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो गया। तो ध्यान देना, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज खुद ही डीएनए को अनबाइंड करा के ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देता है। तो ये कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आरएनटीपीज, वही एक एक करके ऐड होते रहेंगे न्यूक्लियोटाइड चेन में, ये आरएनए का बड़ा सा चेन बन जाता है। तो ये प्रोसेस प्रोकैरियोट में है, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है प्रोसेस। इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर कराएगा, टर्मिनेशन कराएगा रो फैक्टर, ठीक है। तो ये आप ये डायग्राम बना लीजिए। अब हम बात करेंगे, आप डायग्राम बना लीजिए। तो आज वाला जो क्लास है बेटा यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगले क्लास में हम यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन बताएंगे, फिर जीन रेगुलेशन, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताएंगे। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बेटा।